हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक यानी मोबाइल प्रौद्योगिकी के बारे में। मोबाइल का विकास सर्वप्रथम कब हुआ, कहाँ हुआ और किसके द्वारा मोबाइल बनाया गया और किस कंपनी के का मोबाइल सबसे पहले बनाया गया था, इसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, आपको यह 1 नंबर पक्का करने में यानी कि एग्ज़ाम में आने वाले एग्ज़ाम में 1 नंबर दिलाने का में बहुत ही मददगार साबित होंगे। और यहाँ से जो है एक ना एक क्वेश्चन आपको ज़रूर आ सकते हैं एग्ज़ाम में। अब बात करेंगे आज के समय में मोबाइल का क्या कुछ नहीं होता है, यानी कि मोबाइल से क्या कुछ नहीं होता है। आज मोबाइल प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी इतना विकसित हो गया है कि सारे काम इंटरनेट से संबंधित आप घर बैठे कर सकते हो। ये सब जो है सब ऑप्टिकल फाइबर की तकनीकी से संभव हो पाया है। और वहीं बात करते हैं, आजकल के मोबाइल आधुनिक सुविधा से लैस होते हैं, जो कि इसके बारे में कल्पना यानी कि इसके बारे में कभी आदमी कल्पना नहीं किए होंगे, जो कि मोबाइल से इतना कुछ होगा और इतना कुछ ज़्यादा डेवलप हो रहा है। और मोबाइल जो है आने वाले समय में क्या पता और भी ज़्यादा डेवलप हो जाए, ये सब है आने वाले समय में ही पता चलेंगे। और वहीं बात करते हैं, पहले के समय मोबाइल जो तार लगा हुआ रहता था, यानी पहले के समय में जो मोबाइल होता था तार लगा हुआ रहता था। जब कभी मौसम ख़राब होता था यानी कि आंधी वर्षा हुआ करता था, तो आप मोबाइल से बात नहीं कर सकते थे, यानी कि उस समय जो है मोबाइल से बात उत नहीं होता था, यानी कि पूरा संचार सुविधा बाधित हो जाता था। और वहीं बात करते हैं, मोबाइल इस्तेमाल आप कभी मतलब कि कुछ भी यानी कि मोबाइल से नहीं कर सकते थे, यानी कि वायर जो होता था वो आपका कनेक्शन जो है वहीं पे बाधित हो जाता था। और वो वहीं बात करते हैं आजकल के मोबाइल की, तो आंधी वर्षा यानी कि पत्थर भी पड़े तो उनमें रुकावट नहीं आती है। ये सब जो है आजकल के मोबाइल में हो रहा है और ऑप्टिकल फाइबर की देन है, जो कि ऑप्टिकल फाइबर का ही देन है, जो कि इतना ही कुछ मोबाइल में संचार सुविधा यानी कि जो है नेटवर्क व्यवस्था के से संबंधित यह मोबाइल चल रहे हैं, यानी कि जो जितने भी नेटवर्क पे यानी कि कम हो रहे हैं सब ये सब ऑप्टिकल फाइबर की देन है। और वहीं बात करते हैं ऑप्टिकल फाइबर की जनक की, तो नरेंद्र सिंह कंपनी को ऑप्टिकल फाइबर का जनक यानी पिता कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं, अब बात करते हैं तो मोबाइल के पिता यानी कि मोबाइल की पिता की बात करते हैं। वहीं मोबाइल के पिता के रूप में यानी कि मोबाइल के जनक के रूप में मार्टिन कूपर को जाना जाता है। अब बात करते हैं प्रथम मोबाइल की, तो यानी कि प्रथम मोबाइल जो बनाया गया था तो डायनाटेक 8000X यानी कि डायनाटेक 8000X मोबाइल बनाया गया था। और वहीं बात करते हैं भारत में प्रथम बार मोबाइल की, तो भारत में प्रथम बार मोबाइल अगस्त 1995 में यानी कि बना था, यानी कि आया था। और वहीं बात करते हैं, देख सकते हैं आप देख सकते हैं ये जो पहला मोबाइल फ़ोन बनाया गया था डायनाटेक 8000X बनाया गया था। और देख सकते हैं ये है मार्टिन कूपर जो मोबाइल को बनाया था। ये पिक्चर में दिख रहा है, यही है मोबाइल का पिता, यानी कि मार्टिन कूपर को मोबाइल का पिता यानी जनक के रूप में जाना जाता है। इन्हीं के द्वारा जो है पहला मोबाइल फ़ोन यानी कि मोबाइल बनाया गया था, जो तार से लगा हुआ रहता था और बिना तार के यह मोबाइल नहीं चलता था। इसका वज़न भी काफ़ी होता था, यानी कि समझ लीजिए कि 2 से 2.5 किलो के लगभग इसका वेट हुआ करता था। अब बात करते हैं मोबाइल की आवृत्ति परास, यानी कि मोबाइल की जो आवृत्ति परास होती है, यानी कि समान मोबाइल देख सकते हैं आप, ये समान मोबाइल है और समान मोबाइल की जो आवृत्ति परास होती है 8 से 9 मेगाहर्ट्ज़ होती है, यानी कि 800 से 900 मेगाहर्ट्ज़ के बीच होता है। और देख सकते हैं आप यहाँ पे दिया हुआ है समान मोबाइल की जो सिंपल फ़ोन होता है उसका जो है यानी कि 800 से 900 मेगाहर्ट्ज़ के बीच इसका यानी कि आवृत्ति परास होता है। और वहीं बात करते हैं स्मार्टफोन, यानी कि स्मार्टफोन की देख सकते हैं आप यहाँ पे दिया हुआ है स्मार्टफोन की, तो स्मार्टफोन की जो बात करते हैं तो इसकी जो आवृत्ति होता है तो 1800 से 1900 मेगाहर्ट्ज़ के बीच इसका यानी कि इसकी आवृत्ति यानी कि होता है यानी। और वहीं बात करते हैं आवृत्ति परास होता है, आप देख सकते हैं यहाँ 1800 से 1900 के बीच मेगाहर्ट्ज़ के बीच स्मार्टफोन का आवृत्ति परास होता है। और वहीं बात करते हैं मोबाइल तकनीकी जो है दो प्रकार के होते हैं। ये पहला होता है GSM और दूसरा होता है CDMA। यानी कि बात करते हैं तो GSM की, तो GSM का फुल फॉर्म की बात करते हैं ग्लोबल
सिस्टम ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन, यानी कि ग्लोबल सिस्टम ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन इसका फुल फॉर्म होता है। और वहीं बात करते हैं CDMA की, तो CDMA का फुल फॉर्म होता है कोड डिविजनल मल्टीपल एक्सेस, यानी कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस इसका फुल फॉर्म होता है। अब वही बात करते हैं GSM और CDMA के में क्या अंतर है। GSMA और CDMA के बारे में अंतर को हम जानेंगे कि इसका क्या खासियत है, उसमें क्या अंतर है, जो दो प्रकार के तकनीकी का यानी कि तकनीकी जो है विकसित किया गया था। अब बात करते हैं GSM तकनीक के बारे में बात करते हैं। यह एक यूरोपीय तकनीक है, यानी कि GSM जो है यूरोपियों के द्वारा विकसित किया गया था, जिसे यूरोपीय तकनीकी के पर आधारित है। वहीं बात करते हैं यह विभाजन पर आधारित है, यानी कि यह जो है समय विभाजन पर आधारित है। अब वहीं बात करते हैं CDMA की, तो CDMA जो है यह अमेरिकन तकनीकी पर आधारित है और यह आवृत्ति विभाजन पर आधारित है। यानी कि ये जो बात करते हैं कि GSM की बात करती है समय विभाजन पर आधारित है और यह आवृत्ति विभाजन पर आधारित है। वहीं बात करते हैं तीसरी, तो यूजर को बारी बारी से जोड़ता है, यानी कि GSM में जो है यूजर बारी बारी से जोड़ता है और यह एक साथ ही जोड़ देता है CDMA में। और वहीं बात करते हैं वर्तमान में 85 से 87% इस तकनीक का उपयोग हो रहा है, यानी कि वर्तमान में 85 से 87% का यानी कि GSM तकनीक का उपयोग हो रहा है। और वहीं बात करते हैं CDMA का, तो यह 13 से 15% वर्तमान में उपयोग हो रहा है। और वहीं बात करते हैं रेडिएशन की समस्या, यानी कि GSM की बात करते हैं, इसमें रेडिएशन की समस्या अधिक होती है और इसमें रेडिएशन की संभावना कम होती है। और वहीं बात करते हैं फ़ोन टैप किया जा सकता है, यानी कि इसमें जो है फ़ोन टैप किया जा सकता है, इसमें फ़ोन टैप नहीं किया जा सकता है CDMA में। और वहीं बात करें अधिक आंकड़े भेज सकते हैं, यानी कि GSM मोबाइल से जो है GSM सिस्टम से अधिक आंकड़े भेज सकते हैं, इसमें कम आंकड़े भेज सकते हैं। और वहीं बात करते हैं इसमें GSM में कॉल ड्रॉप की समस्या रहती है, यानी कि इसमें कॉल ड्रॉप की समस्या होती है, तो इसमें कॉल ड्रॉप की समस्या नहीं रहती है। तो अब बात करते हैं इसके बारे में और भी। अब बात करते हैं GSM का विकास। GSM का विकास जो हुआ था 1982 में हुआ था। और GSM नेटवर्क की बात करते हैं सर्वप्रथम फिनलैंड में 1991 ईस्वी में, यानी कि 1991 में प्रारंभ हुआ था। और वहीं बात करते हैं फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। और फिनलैंड की राजधानी की बात करें तो हेलसिंकी, और इसकी मुद्रा की बात करें तो यूरो यहाँ की मुद्रा है। और वहीं बात करते हैं विश्व हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 की सूची में भारत 149वें स्थान पर है, यानी कि 149वें स्थान, यानी कि बात करते हैं 149वें देशों में से 39, यानी कि 139वें स्थान पर है, यानी कि 139 स्थान पर है। और वहीं बात करते हैं फिनलैंड प्रथम स्थान पर है और अंतिम स्थान की बात करें तो अफगानिस्तान अंतिम स्थान पर है। और विश्व हैप्पीनेस इंडेक्स कौन जारी करता है, तो UN यानी संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा यह हैप्पीनेस इंडेक्स को जारी किया जाता है। आप देख सकते हैं यूरोप की बात करते हैं तो यह फिनलैंड में, यानी कि GSM तकनीक का विकास फिनलैंड में हुआ था, यानी GSM तकनीक का। और बात करते हैं यूरोप का मैप आप देख सकते हैं, यहाँ पे फिनलैंड देश है और यहीं पे इस तकनीकी का विकास हुआ था। और बात करते हैं और भी, अब बात करते हैं भारत के बारे में जिसमें और भी कई इंडेक्स है जिसमें कि भारत की स्थिति को देखते हैं। तो बात करते हैं अब ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 में भारत की कौन सी रैंक रही है, तो भारत की 140 में, यानी कि 140 स्थान रहे हैं। और बात करते हैं ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, तो यह विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। और प्रथम स्थान इसमें बात करते हैं आइसलैंड देश का रहा है और अंतिम स्थान की बात करते हैं अफगानिस्तान देश का है। अब वहीं बात करते हैं समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 49 है। और वहीं बात करते हैं पहले स्थान की, तो पहले स्थान स्वीडन है और अंतिम स्थान की बात करते हैं बुरुंडी देश जो है अंतिम स्थान पर है। और यह जो सूचकांक जारी किया जाता है इकोनॉमीटर इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किया जाता है। और वहीं बात करते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत के स्थान 142 है। और बात करते हैं प्रथम स्थान नॉर्वे देश का है और अंतिम स्थान की बात करते हैं इरिट्रिया अंतिम स्थान पर है। और यह जो जारी किया जाता है यह इंडेक्स रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी किया जाता है। अब वहीं बात करते हैं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021। यह जो जितने भी इंडेक्स है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से, यह आपको एक ना एक एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे, तो इसको याद रखिएगा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में, तो यह जो जारी किया जाता है हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा जारी किया जाता है। और इसमें बात करते हैं भारत की रैंक की, यानी कि भारत की रैंक
84 रैंक है। और वहीं बात करते हैं प्रथम स्थान जापान का, यानी कि सबसे मजबूत पासपोर्ट की बात करें तो जापान का है। और मजबूत पासपोर्ट का मतलब यही होता है दोस्तों, यह जो है जो देश का सबसे मजबूत पासपोर्ट होता है वो अधिक से अधिक देश में भ्रमण कर सकते हैं, तो इसीलिए उसका यानी कि सबसे ज़्यादा देश में भ्रमण कर सकते हैं, इसीलिए वह मजबूत पासपोर्ट वह इंडेक्स होता है, उसी को इंडेक्स होता है, उसी के आधार पर जारी किया जाता है। अब बात करते हैं अंतिम स्थान की, तो इसमें अंतिम स्थान अफगानिस्तान का है। और बात करते हैं 97वां यानी कि 57वां अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक 2021 में भारत का स्थान की बात करें तो 3 है, यानी कि तीसरा है। और यह जो जारी किया जाता है अर्नेस्ट एंड यंग द्वारा जारी किया जाता है। और यह प्रथम स्थान की बात करते हैं अमेरिका है, और अंतिम स्थान की बात करते हैं केन्या का अंतिम स्थान है। और वहीं बात करते हैं चैंडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 जो जारी किया जाता है चैंडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस द्वारा जारी किया जाता है। और इसमें भारत के स्थान की बात करें तो 49 भारत में स्थान है, यानी कि समावेशी इंटरनेट सूचकांक और गुड गवर्नेंस इंडेक्स में भारत का स्थान सेम है, यानी कि 49 है। और प्रथम स्थान की बात करें तो फिनलैंड प्रथम स्थान पर है। उम्मीद करते हैं कि ये श्रृंखला आपको पसंद आ रही होंगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको अच्छा लगेगा तो इस तरीके से हम लोग इसे जारी रखेंगे, और आने वाले समय में हमारा प्रयास यही रहेगा ताकि आप किसी भी एग्ज़ाम से पहले आपकी तैयारी बेहतर हो, साथ ही साथ आप किसी भी एग्ज़ाम से पहले रिवीजन कर ले तो मैक्सिमम आपके प्रश्न एग्ज़ाम में यहाँ से आ सकते हैं। धन्यवाद।